हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 12। अभी तक हमने 11th लेक्चर कंप्लीट किए हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग के सीरीज़ का, तो आप 11th लेक्चर तक देखो, उसके बाद लेक्चर नंबर 12 देखो, क्योंकि लेक्चर नंबर 11 तक हमने कंप्लीट किया हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी और आयनिक बॉन्ड, तो उसी का ये एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी हम देखने वाले हैं। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है, यहाँ पर हम सॉल्युबिलिटी देखने वाले हैं। देखो, सॉल्युबिलिटी में एक चीज़ याद रखना, लाइक डिजॉल्व, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक का क्या मतलब होता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल होता है वो पोलर को डिजॉल्व करता है, पोलर डिजॉल्व पोलर, एंड नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर। ठीक है, तो देखो लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब होता है कि पोलर डिजॉल्व, पोलर मॉलिक्यूल मतलब वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये अपने में पोलर मॉलिक्यूल को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। मतलब वाटर पोलर है तो इसमें पोलर मॉलिक्यूल इजीली डिजॉल्व हो जाएगा, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल बेंजीन, उसमें जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे उसमें इजीली डिजॉल्व होंगे। ठीक है, तो हम सॉल्युबिलिटी देखने वाले हैं एस ब्लॉक की सॉल्युबिलिटी ऑफ एस ब्लॉक। ठीक है, अब देखो एस ब्लॉक आपको पता होगा, एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, एक तो फर्स्ट ग्रुप और एक तो सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल, और सेकेंड ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप में क्या आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकेंड ग्रुप में क्या आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम। ठीक है, तो इतने ग्रुप आते हैं ग्रुप फर्स्ट में और ग्रुप सेकंड में इतने एलिमेंट आते हैं, और ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो अभी हम देखने वाले हैं इसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो जो एस ब्लॉक की सॉल्युबिलिटी है उसके लिए हम कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं, मतलब कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। वो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब ये जो सॉल्युबिलिटी है एस ब्लॉक की, ठीक है, ये जो फॉर्मूला लिखा है किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, ओनली फॉर एस ब्लॉक। ठीक है, तो ओनली फॉर एस ब्लॉक के लिए ये एप्लीकेबल है। इसमें देखो 2 केसेस आते हैं। केस फर्स्ट में क्या आता है कि अगर जो मॉलिक्यूल है, मतलब एनायन है R माइनस, जो एनायन है वो क्या हो, बहुत बहुत बड़ा हो। ठीक है, तो क्या होता है, तो हम हाइड्रेशन एनर्जी डिसाइडिंग फैक्टर लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी इज डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक है, अगर एनायन का साइज बहुत बहुत बड़ा हो तो क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो केस टू में है कि अगर जो एनायन है R माइनस इज अप्रोक्स इक्वल टू कटायन। ठीक है, कटायन के इक्वल है, तो हम डिसाइडिंग फैक्टर क्या मानते हैं, लैटिस एनर्जी को। तब क्या होता है, लैटिस एनर्जी इज डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक है, ये सबको हम एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे। अब देखो, एनायन का साइज़ कटायन के साइज़ के इक्वल हो, इसके कुछ एग्जांपल है, कंडीशंस हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फ्लोरीन माइनस है एनायन में, या फिर OH माइनस है, या फिर O2 माइनस है। ठीक है, अगर ये 3 मॉलिक्यूल हैं तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होगा, लैटिस एनर्जी होगा। ठीक है, समझ में आया, 2 कंडीशन, एक तो एनायन की साइज़ क्या हो, बड़ी हो, तब कौन सा हाइड्रेशन एनर्जी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ठीक है, जब एनायन और कटायन के साइज अप्रॉक्स सेम हो तब लैटिस एनर्जी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। पर एनायन और कटायन का साइज अप्रॉक्स सेम है, उसके लिए कंडीशन हम क्या देखते हैं, एनायन क्या हो, फ्लोरीन हो, या OH माइनस हो, या O2 माइनस हो, तो लैटिस एनर्जी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ठीक है, और कुछ कंडीशंस हैं फॉर अल्कली मेटल का जो बाई कार्बोनेट है HCO3 माइनस, अल्कली मेटल हमेशा +1 में होता है। ठीक है, और अल्कली अर्थ मेटल हमेशा +2 में होता है। तो अल्कली मेटल जब जुड़ा हो किससे, बाई कार्बोनेट से, या फिर अल्कली मेटल जुड़ा हो किससे, CO3 - 2 से। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है
लैटिस एनर्जी होता है, ये हमेशा ध्यान रखो। इसके लिए जो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, लैटिस एनर्जी होता है। मतलब अल्कली मेटल का बाइकार्बोनेट हो या फिर कार्बोनेट हो तो इसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होता है, लैटिस एनर्जी होता है। एक तीसरा कंडीशन भी है कि अगर BeF2 क्या हो, हाईली सोलूबल। BeF2 क्या होता है, हाईली सोलूबल ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Be+2। ठीक है, तो Be+2 का क्या होता है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी होता है। इस वजह से BeF2 जो होता है वो क्या होता है, हाईली सोलूबल होता है। ठीक है, बस ये इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इस ब्लॉक के सोलबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये तो थे कंसेप्ट, अब ये फॉर्मूले हो गए। अब इस कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखो क्वेश्चन है कि फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है LiF NaF KF RbF cesium फ्लोराइड। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था कि जब फ्लोराइड हो, यहाँ पे क्या है, फ्लोराइड है ना, तो कोई भी फ्लोराइड हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लैटिस एनर्जी फैक्टर देखेंगे। ठीक है, तो अब तुम्हें लैटिस एनर्जी देखने नहीं चाहिए। लैटिस एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे नोट में लिख लेना। ठीक है, लैटिस एनर्जी हमने लेक्चर नंबर 8 में देखा होगा सर। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 8 देख सकते हो। तो लैटिस एनर्जी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज़ के। ठीक है, और हाइड्रेशन एनर्जी भी जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज़ के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा लेंगे, लैटिस एनर्जी लेंगे। क्यों, क्योंकि ये फ्लोरीन है। यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखवाया कि अगर फ्लोरीन हो, OH- हुआ और O2- हो तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होगा, लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोल्युबिलिटी क्या होता है, लैटिस एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे देखो साइज़ बढ़ेगा, यहाँ पे कटायन की साइज़ क्या हो रही है, डाउनवर्ड ग्रुप बढ़ रही है, तो साइज़ बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगा, और लैटिस एनर्जी कम होगा तो फिर क्या होगा, सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, लैटिस एनर्जी जिसका कम होगा उसका सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगा, तो ये इसकी सोल्युबिलिटी की ऑर्डर आएगी। ठीक है, सोल्युबिलिटी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, तो इधर क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज़ हो रहा है। तो साइज इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा, लैटिस एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। लैटिस एनर्जी डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, समझ में आया, ऐसे हम चीज़ें को अप्लाई करेंगे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है BeCO3 MgCO3 CaCO3 SrCO3 और बैरियम CO3। ठीक है, तो अब देखो जब CO3 हो, ये क्या है, अल्कली अर्थ मेटल है। अल्कली अर्थ मेटल के साथ कार्बोनेट हो तो हम कौन सा फैक्टर लगाएंगे, देखो यहाँ पे मैंने लिखवाया दो कंडीशन, अल्कली मेटल के साथ अगर बाई कार्बोनेट हो या फिर अल्कली मेटल के साथ अगर कार्बोनेट हो तो लैटिस एनर्जी यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे क्या है, अल्कली अर्थ मेटल के साथ कार्बोनेट है तो यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी देखेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी साइज़ छोटी होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी बेरिलियम की छोटी होगी। अब हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी होता है, इसलिए बेरिलियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये सीरीज ऐसे आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे डाउनवर्ड जाओगे तो क्या होगा, साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है तो क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगा तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। समझ में आया। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3 Li2CO3। ठीक है, Li2CO3 Na2CO3 K2CO3 Rb2CO3 और क्या है, Cesium2CO3। अब देखो ये क्या है, अल्कली मेटल है, और अल्कली मेटल के साथ अगर कार्बोनेट हो तो मैंने बताया था कि डिसाइडिंग फैक्टर क्या देखना है। डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे देखो, अल्कली मेटल हो तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, यहाँ पे हम कौन सा फैक्टर मानेंगे, यहाँ पे हम फैक्टर लिथियम कार्बोनेट, ये क्या है, अल्कली अर्थ मेटल का कार्बोनेट है यहाँ पे, इसलिए लैटिस एनर्जी फैक्टर मानेंगे। और लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी जब फैक्टर मानेंगे तो क्या होगा, जब साइज़ बढ़ेगा तो क्या होगा, लैटिस एनर्जी कम होगा। मतलब कि डाउनवर्ड ग्रुप जब जा रहे हैं तो साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है।
तो साइज़ इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, लैटिस एनर्जी होगा वो डिक्रीज होगा, और लैटिस एनर्जी डिक्रीज होता है तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। समझ में आया? चलो वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल में है अल्कली अर्थ मेटल। अल्कली अर्थ मेटल के जो क्लोराइड है, यहाँ पे देखो अल्कली अर्थ मेटल, तो यहाँ पे जब अल्कली अर्थ मेटल होगा तो यहाँ पे विदाउट एक्सेप्शन, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई रूल, वो जो रूल है आपका यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी जो है यहाँ पे आप फैक्टर अप्लाई करोगे। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, जब साइज़ इंक्रीज होती है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये साइज़ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो साइज़ इंक्रीज होने से क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी होती है, इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो आंसर इज ये, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये भी क्या है, अल्कली अर्थ मेटल है। अल्कली अर्थ मेटल का हमने जो भी रूल यहाँ पे पढ़े हैं, जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। और जब एनायन क्या हो, एनायन की साइज जब बड़ा हो तो वहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी फैक्टर यूज़ करते हैं। और जब लैटिस एनर्जी कब अप्लाई करते हैं, जब एनायन क्या हो, फ्लोरीन हो, हाइड्रोक्साइड हो और O2 माइनस हो, ठीक है। और बाकी जितने भी कंडीशन है उसमें कौन सा फैक्टर यूज़ करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी फैक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर यूज़ करेंगे, अल्कली अर्थ मेटल है तो यहाँ पे भी फैक्टर जो यूज़ करेंगे वो हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर यूज़ करेंगे। फिर क्या होता है, साइज़ जब इंक्रीज होगा, यहाँ पे देखो साइज़ जैसे जैसे डाउनवर्ड जाओगे साइज़ क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, और साइज़ इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा, सो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड के लिए हमने स्पेशल रूल पढ़े थे, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, फैक्टर लैटिस एनर्जी, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने ऑक्साइड के लिए O2 माइनस के लिए बताए हैं कि O2 माइनस के लिए जो फैक्टर होंगे वो लैटिस एनर्जी यूज़ करते हैं। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जब लिथियम सोडियम अल्कली मेटल है तो यहाँ पे जब डाउनवर्ड ग्रुप में जा रहे हैं तो साइज़ क्या हो रहा है, साइज़ इंक्रीज हो रहा है, तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगा। लैटिस एनर्जी डिक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो 7th नंबर देखते हैं, लिथियम क्लोरीन ऑक्साइड, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपको देखो एनायन का साइज़ क्या है, बड़ा है, ये भी एनायन का साइज़ क्या है, बड़ा है, ये भी बड़ा है। तो जब एनायन का साइज़ बड़ा होता है तो मैंने क्या बताया था, हाइड्रेशन एनर्जी फैक्टर यूज़ करते हैं, तो एनायन का साइज़ बड़ा है। अब देखो कटायन की साइज़ क्या हो रही है, एनायन तो सब में सेम है ना, तो कटायन की साइज़ डाउनवर्ड ग्रुप जा रहे हो तो इंक्रीज़ हो रही है, तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज़ होता है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। चलो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आता तो आप कमेंट करो, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेरिलियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड और स्ट्रोंटियम फ्लोराइड और बैरियम फ्लोराइड। तो यहाँ पे फ्लोराइड है तो यहाँ पे जो फैक्टर यूज़ करेंगे वो लैटिस एनर्जी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी जो फैक्टर यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑर्डर, यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा, और लैटिस एनर्जी डिक्रीज़ होगा तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आना चाहिए, बेरिलियम फ्लोराइड का सबसे कम, उसके बाद मैग्नीशियम फ्लोराइड, उसके बाद कैल्शियम फ्लोराइड और उसके बाद स्ट्रोंटियम फ्लोराइड, उसके बाद बैरियम फ्लोराइड। बट मैंने एक यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया था, वो आपको याद रखना है कि जो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जो बेरिलियम फ्लोराइड हाईली सोल्यूबल ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम आयन, ठीक है। तो ये एग्जांपल हमेशा याद रखना है कि जहाँ पे तुमको बेरिलियम फ्लोराइड दिखे उसका सोल्युबिलिटी क्या होता है, हाई होता है। तो इसका जो रियल ऑर्डर होता है वो क्या हो जाएगा, रियल ऑर्डर ये यहाँ तक तो सेम होगा, मतलब ये हो जाएगा MgF, उसके बाद कैल्शियम फ्लोराइड, उसके बाद जो होगा स्ट्रोंटियम फ्लोराइड, उसके बाद हो जाएगा बैरियम फ्लोराइड, और सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा BeF2। तो ये एक्सेप्शन याद रखना है, BeF2 का जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा होती है बाकी सारे फ्लोराइड से, ठीक है। अब देखो एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड है, ठीक है। बट यहाँ पे जो Mg+ का साइज़ है, Mg+ साइज़ इज़ लेस, ठीक है। मतलब साइज़ जो Mg+ का क्या होता है, स्मॉल साइज़ होता है, स्मॉल साइज़ ऑफ Mg+2, ठीक है। Mg+2 का जो स्मॉल साइज़ होता है उसकी वजह से यहाँ पे फैक्टर जो यूज़ करते हैं वो हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर यूज़ करोगे तो क्या होगा, साइज़ जब इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है, और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब भी बेरिलियम का हैलोजन दिखे तुमको, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइलाइड ऑफ बेरिलियम। हाइलाइट ऑफ बेरिलियम तुमको दिखे तो तुम्हें पता है कि BeF2 का क्या होता है, BeF2 का सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो BeF2 अगर आपको याद है तो आप BeF2 का सबसे ज़्यादा, उसके बाद BeCl2, उसके बाद ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं जो हम अगले नेक्स्ट कंसेप्ट में भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि जो बेरिलियम का हाइलाइट है वो क्या होता है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन होती है।
पोलराइजेशन हम पहले लेक्चर में पढ़े हुए हैं। तो पोलराइजेशन होती है, इसका मतलब क्या है कि पोलराइजेशन तुम्हें पता है कि पोलराइजेशन जिसका ज़्यादा होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि हम यहाँ पे जो भी सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, हम किस में सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, ये हमेशा याद रखना है कि हम ये जितने भी सॉल्युबिलिटी के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वो किस में सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं, वाटर में सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं। वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड जल्दी सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसके पास होगा, बेरिलियम फ्लोराइड के पास होगा, इसलिए ये सबसे ज़्यादा होगा। और कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसके पास होगा, बेरिलियम आयोडाइड के पास होगा, इसलिए इसका सब सॉल्युबिलिटी जो होती है कम होता है। अब देखो तुम्हें देखना है सॉल्युबिलिटी ऑफ पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अभी हम देख रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए सॉल्युबिलिटी, ठीक है। पी एंड डी ब्लॉक की सॉल्युबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन या कोवैलेंट कैरेक्टर। मतलब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि पोलराइजेशन जिसका ज़्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर जिसका ज़्यादा होगा, जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो लेस सॉल्युबल होगा इन वाटर। ये जो भी हम सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं वो किस में देख रहे हैं, वाटर, जो कि पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसलिए हम इनडायरेक्टली क्या देखेंगे कि जिसका जो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो लेस सॉल्युबल होगा, ठीक है। और ये एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम हाइलाइड, जो भी हम एग्जांपल देख रहे थे यहाँ पे बेरिलियम हाइलाइड एग्जांपल नंबर 10 उसके लिए है, और डी ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए है, ठीक है। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक कंपाउंड जो भी होंगे उसके जो साल्ट होंगे उसके ही सॉल्युबिलिटी के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पूछे तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है, कोवैलेंट कैरेक्टर उसमें ज़्यादा होती है। तो जिसके पास कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, इसलिए क्या होगा, पोलराइजेशन ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तुम्हें पूछ रहे हैं, मतलब वाटर के जगह पे तुम्हें क्या दिया है, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दिया है, तो वहाँ पे क्या देखोगे कि जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा, कीप इन माइंड, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल से देखेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्लोराइड के लिए मैंने बताया था, तो फ्लोराइड के लिए यहाँ पे पोलराइजेशन तुम्हें याद है ना। पोलराइजेशन क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पे देखो कटायन तो सेम है, अब एनायन के सेम है। पोलराइजेशन डिपेंड करता है साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनायन का साइज बढ़ रहा है तो मतलब पोलराइजेशन बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा इन वाटर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो AgA PbF2 HgF2 ये तीनों का तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। जैसे देखो एक यहाँ पे कटायन क्या है, कॉमन है, सब में कटायन कॉमन है। कटायन कॉमन होने की वजह से उसके बाद क्या देखेंगे, एनायन। यहाँ पे सब में क्या हो रही है, एनायन की साइज बढ़ रही है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जब एनायन की साइज इंक्रीज होगी तो पोलराइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और पोलराइजेशन इंक्रीज होगा मतलब कि कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यहाँ पे तुम्हें दो चीज़ पता चल रहा है ना, एक तो आयनिक कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर का भी ऑर्डर तुम बता सकते हो और सॉल्युबिलिटी का भी ऑर्डर बता सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें ध्यान रखनी है। जैसे Na2S और कॉपर सल्फाइड और जिंक सल्फाइड, यहाँ पे तुम्हें मैंने बताया था कि जो पोलराइजेशन होती है 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वगैरह मैंने बताया था। तो ये क्या है, एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, और ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डी ब्लॉक में आप देखो कॉपर और जिंक में क्या हो रहा है, जो कटायन की साइज हो रही है वो इंक्रीज हो रही है। मतलब जिंक क्या होता है, जिंक की जो साइज होती है, कटायन साइज इंक्रीज, कटायन साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कटायन साइज इंक्रीज होने की वजह से जो पोलराइजेशन क्या होती है वो डिक्रीज होगी, और पोलराइजेशन डिक्रीज होगी तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। इसलिए कॉपर और जिंक में कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा, जिंक ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है। अब ये तो बात होगी कॉपर और जिंक की। अब तुम्हें पता है कॉपर और जिंक, अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं Na2S और कॉपर में। तो Na2S और कॉपर में कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा, तो तुम्हें पता होगा कि Na2S जो होता है उसका पोलराइजेशन क्या होता है, कम होता है। और पोलराइजेशन कम होने की वजह से एस ब्लॉक का पोलराइजेशन कम होता है, और कम होने की वजह से क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इसलिए Na2S का सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सो यहाँ पे ऑर्डर आता है Na2S का सबसे ज़्यादा, और उसके बाद जिंक सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड, ठीक है। ये चीज़ें तुम्हें ध्यान रखना है कि एस ब्लॉक और डी ब्लॉक का एलिमेंट हो तो एस ब्लॉक की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में पोलराइजेशन जो होती है सबसे कम किसकी होती है, एस ब्लॉक की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, Na2S, जिंक सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ऑलरेडी तुम्हें जो कंडीशन दिया हुआ है एसीटोन या पायरिडीन या बेंजीन दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये जो भी है कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल अगर सॉल्वेंट है, एज ए सॉल्वेंट ये क्या है, एज ए सॉल्वेंट एक्ट करेंगे, ठीक है। तो एज ए सॉल्वेंट क्या है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, तो तुम्हें क्या सॉल्युबिलिटी अगर देखनी होगी तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल जो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो देखो LiCl और NaCl में कोवैलेंट कैरेक्टर किसके पास ज़्यादा है, जिसकी साइज़ क्या होगी, जिसकी साइज़ बड़ी होगी। अब देखो जिसकी साइज़ बड़ी होगी उसका क्या होगा, पोलराइजेशन क्या होगा। अब यहाँ पे देखना है कटायन, एनायन तो यहाँ पे सेम है ना। तो हमने देखा था कि कटायन का साइज़ बढ़ता है तो पोलराइजेशन कम होता है। कटायन के लिए ये रूल है, हमने पोलराइजेशन में सारे रूल पढ़े हैं, ठीक है। तो कटायन का साइज़ अगर बढ़ता है तो लिथियम प्लस और सोडियम प्लस में साइज़ किसकी ज़्यादा है, लिथियम प्लस की, ये साइज़ का ऑर्डर है।
ठीक है। तो साइज़ किसकी ज़्यादा, Na+ की, तो Na+ का जो पोलराइजेशन है वो क्या होगा, कम होगा, मतलब NaCl जो होगा ज़्यादा आयनिक होगा। तो जिसका जो ज़्यादा आयनिक होगा वो क्या होगा, कम सोल्यूबल होगा इन कोवैलेंट मॉलिक्यूल, कोवैलेंट सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक देखो Ag2O और Ag2S, यहाँ पे कटायन सेम है, तो यहाँ पे O2- और S2-। यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर में साइज़ किसकी छोटी है। तो हम एनायन के लिए पोलराइजेशन कैसे देखते हैं, जब एनायन का पोलराइजेशन हो तो एनायन का जब साइज़ क्या होता है, एनायन का साइज़ इंक्रीज होता है तो पोलराइजेशन भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे S2- का साइज़ क्या होता है, ज़्यादा होता है एज O2- से, तो पोलराइजेशन किसके ज़्यादा होगी, Ag2S की, ठीक है। Ag2S की पोलराइजेशन ज़्यादा होगी तो ये क्या होगा, ये कोवैलेंट कैरेक्टर Ag2S में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे तुमको कोई कंडीशन नहीं दिया है सॉल्वेंट का, तो तुम्हें क्या मानना है, वाटर ही मानना है, ठीक है। अगर कंडीशन दिया होगा तो ही कुछ मानना है, अदरवाइज सॉल्युबिलिटी में तुम्हें अगर कंडीशन नहीं दिया हो तो तुम्हें वाटर ही सॉल्वेंट एज ए यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर Ag2S के ज़्यादा है, मतलब कि वाटर में सॉल्युबल कौन ज़्यादा होगा, Ag2O ज़्यादा सॉल्युबल होगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो सोडियम फ्लोराइड यहाँ पे Na+- Na+B4-, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलराइजेशन देखेंगे तो Bf4- यहाँ पे साइज इंक्रीज हुआ, सो साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा Bf4- की, तो साइज इंक्रीज होने की वजह से पोलराइजेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। बट ये कैरेक्टर यहाँ पे हम नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या देखेंगे, Na+ की जो साइज होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। तो छोटी होने की वजह से क्या देखेंगे, यहाँ पे लैटिस एनर्जी फैक्टर देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो क्या होता है, Na+B4- का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में है Sn+2, यहाँ पे +2 में है, Sn यहाँ पे +4 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब पोलराइजेशन देखेंगे तो पोलराइजेशन क्या होता है, जब कटायन का चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है, पोलराइजेशन भी बढ़ता है, ठीक है। तो SnCl4 का पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा मतलब ये वाटर में सॉल्युबल कम होगा, ठीक है। मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगी। तो SnCl2 की आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, इसलिए SnCl2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर दैन SnCl4, ठीक है। अब यहाँ पे 10th नंबर एग्जांपल वैसा ही है, यहाँ पे क्या Fe+2 Fe+3, तो आपको समझ में आ गया होगा कि FeOS2 का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा FeOS3 का, ठीक है। तो ये थी सॉल्युबिलिटी किसकी, P ब्लॉक और D ब्लॉक कंपाउंड का और बेरिलियम हाइलाइट का, ठीक है। ये सारे ही एग्जांपल याद रखो। और S ब्लॉक के लिए हमने देखा था सॉल्युबिलिटी, ये रूल है आपको, ये रूल आपको याद रखने हैं। और S ब्लॉक का हो गया, P ब्लॉक, D ब्लॉक का हो गया। अब हम कुछ कंपाउंड्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, वो फैक्ट्स तुम्हें याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ऑल अल्कली मेटल आर वाटर सोल्यूबल, जितने भी अल्कली मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम ऑक्जेलेट, इसका नाम है लिथियम ऑक्जेलेट और लिथियम फॉस्फेट, ठीक है। अब देखो सेकंड रूल कह रहा है, ये फैक्ट्स है, ये याद रखना है तुम्हें। ऑल अमोनियम साल्ट, नाइट्रेट साल्ट, एसीटेट साल्ट, जितने भी साल्ट हैं, अमोनियम साल्ट, नाइट्रेट साल्ट और एसीटेट साल्ट, ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब देखो जो क्लोराइड साल्ट होते हैं, क्लोराइड साल्ट क्या होते हैं, ऑल क्लोराइड साल्ट आर सोल्यूबल इन वाटर, जितने भी क्लोराइड साल्ट एक्सेप्ट क्या होता है, इसके लिए तुम्हें ट्रिक है एक्सेप्शन के लिए, AgCl, HgCl2, PbCl2। तो इसका जो ट्रिक है वो कैसे याद रखोगे, आज प्रभात होगी, आज प्रभात होगी, आज मतलब Ag, प्रभात मतलब Pb और Hg, तो आज प्रभात होगी, ठीक है। अब ये क्या है, इसके लिए ट्रिक है, आज प्रभात होगी, ये तुम ट्रिक से याद कर सकते हो कि जो क्लोराइड का साल्ट है ये लेस सोल्यूबल होता है, ठीक है। इसमें तुमको एग्जांपल दिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल ZnCl2 है, ठीक है, क्वेश्चन है ये, ZnCl2 और AgCl। अब तुम्हें सॉल्युबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि जो AgCl है वो क्या है, लेस सोल्यूबल है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, AgCl क्या है, लेस सोल्यूबल है, तो जिंक क्लोराइड क्या होगा, मोर सोल्यूबल। समझ में आए, तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें याद रखोगे तो उससे भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही अब देखो सल्फेट, जितने भी सल्फेट होते हैं, सल्फेट, ऑल सल्फेट साल्ट आर वाटर सोल्यूबल, ठीक है। जितने भी सल्फेट साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। उसमें एक्सेप्शन है, आज प्रभात होगी, ठीक है, आज प्रभात होगी, और बैरियम और स्ट्रोंटियम और कैल्शियम BSC, ये तुम्हें याद रखना है ट्रिक, आज प्रभात होगी, आज ये प्रभात, आज प्रभात होगी, और इसका BSC, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, जो सल्फेट का क्या है, आज प्रभात होगी, BSC। ये जो एक्सेप्शन है ये क्या होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। अब देखो सल्फाइट, जितने भी सल्फाइट हैं, मोस्टली सल्फाइट क्या होते हैं, वो इनसोल्यूबल इन वाटर, जितने भी मोस्टली सल्फाइट होते हैं वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। मोस्टली सल्फाइट साल्ट आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल लो फाई और अमोनियम साल्ट, लो फाई में हमेशा याद रखना, लो फाई में क्या आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। लो फाई में कौन से आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है।
तो ये जो मेटल्स हैं सोडियम पोटेशियम सीजियम, ये लो-फाई मेटल्स हैं, ये ध्यान रखो, आगे भी यूज करेंगे, ठीक है। और अमोनियम सल्फाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। ये क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब वो सॉल्युबल होते हैं, मतलब सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, रुबिडियम सल्फाइड, सीजियम सल्फाइड, अमोनियम सल्फाइड, ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। बाकी जितने भी सल्फाइड होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं जो क्या होते हैं, मोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं, मोस्ट इनसॉल्युबल सल्फाइड। मोस्ट इनसॉल्युबल सल्फाइड जो होते हैं वो Hg+2, Pb+2, कॉपर+2, कैडमियम+2 और बिस्मुथ+3। इसके जो सल्फाइड होते हैं मोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब कि यहाँ पे क्या है, मोस्टली सल्फाइड जो है क्या है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। मोस्टली क्या है, सल्फाइड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बट जो मोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा इनसॉल्युबल सल्फाइड होते हैं वो किसके होते हैं, मरकरी, लेड, कॉपर, कैडमियम और बिस्मुथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि Na2S, CuS और ZnS, ये हमने एग्जांपल ऊपर भी देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या बताना है कि सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर में तुम्हें यहाँ पे कॉपर दिख रहा है, यहाँ पे भी कॉपर दिख रहा है, तो मोस्ट इनसॉल्युबल सल्फाइड क्या होता है, कॉपर होता है, ठीक है। तो कॉपर का क्या लिखोगे, कॉपर तो ऐसे ही क्या होगा, सबसे कम हो गया, इससे ज़्यादा क्या होगा, इससे आप देखो Na2S क्या है, यहाँ पे N सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है। इसके जो सल्फाइड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्युबल क्या होगा, तो Na2S क्या होगा, Na2S ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल हो गया, तो बीच में कौन सा बचा, जिंक सल्फाइड, ठीक है। ये एग्जांपल हमने कैसे देखा था, पोलराइजेशन से भी देखा था, पोलराइजेशन का एग्जांपल जो था वहाँ पे किधर का, ये वाला एग्जांपल हमने यहाँ पे भी देखा था, ठीक है। तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो तो एक नेक्स्ट एग्जांपल है 6 नंबर एग्जांपल। चलो तो हाइड्रोक्साइड्स जो साल्ट होते हैं, हाइड्रोक्साइड साल्ट, दीज आर मोस्टली इनसॉल्युबल, मतलब जितने भी ऑलमोस्ट हाइड्रोक्साइड साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। फिर यहाँ पे एक्सेप्शन है जो लो-फाई होते हैं, मतलब सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और अमोनियम साल्ट, बैरियम स्ट्रोंटियम और कैल्शियम, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, इसके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये आपको एक्सेप्शन में याद रखना है, ठीक है। लो-फाई में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ठीक है, अमोनियम साल्ट और बैरियम+ स्ट्रोंटियम+2 कैल्शियम+2, बैरियम स्ट्रोंटियम और कैल्शियम+2, ठीक है। यहाँ पे बैरियम+2 में होता है, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है। अब इसमें भी जो मोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, तुम्हें पता है कि जो क्या होते हैं, मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। पर सबसे ज़्यादा इनसॉल्युबल तुम्हें याद रखने हैं वो क्या हो, एल्युमिनियम+3, आयरन+3 और क्रोमियम+3 का जो ऑक्साइड है, ठीक है। तो ऑक्साइड कैसे बनेगा, Al2OH3, तो ये ऑक्साइड क्या होगा, मोस्ट इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। या फिर Fe2OH3, ठीक है, Fe2OH3, तो ये जो कंपाउंड होगा ये क्या होगा, ये क्या होगा, मोस्ट इनसॉल्युबल कंपाउंड होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो तो एक नेक्स्ट एग्जांपल है 7th नंबर फैक्ट। ये क्या है, सेकंड ए कार्बोनेट क्या होता है, मतलब अल्कली अर्थ मेटल का जो कार्बोनेट है, अल्कली अर्थ मेटल का जो कार्बोनेट है वो क्या होता है, आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अल्कली अर्थ मेटल में तुम्हें पता है बेरिलियम, मैग्नीशियम वगैरह ये सब एग्जांपल है। तो जितने भी हैं वो उसके जो कार्बन, सेकंड एक के कार्बन जो होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब सेकंड जो ग्रुप है इसके जो कार्बोनेट होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल कार्बोनेट क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या थे, फैक्ट्स थे। तो ये तुम्हें फैक्ट्स याद रखने हैं, बट जो रूल मैंने बताए हैं वो रूल भी याद रखने हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के लिए वो सारे रूल अप्लाई करके तुम्हें क्या करने हैं, क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो पहले क्या करो, ये नोट्स अच्छे से करो, और ये वीडियोस आप जो नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देखो, ठीक है। मैं फिर से बता सकता हूँ, पर क्या है कि एक बार जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसका एक और फायदा है कि आप रिपीट वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल लिखो जो भी मैंने लिखवाए हैं, एज इट इज़ कोटा क्लासेज में पढ़ाया जाता है, तो ये एज इट इज़ आप नोट करो। और ये क्या है, NCERT के सारे एग्जाम्पल हैं, इसलिए ये नीट में पूछे जाएंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल याद करो, और कौन से एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया गया है ये सब एग्जाम्पल याद करो, और ये सारे फैक्ट्स भी याद करो। फैक्ट्स भी याद होने से क्या होगा, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, और इस चैनल को शेयर करना ना भूलो और सब्सक्राइब भी कर दो।